हेलो फ्रेंड, दिस इज सुरैडविक स्वागत करता हूँ अपने चैनल फेज जॉब में। यूपी लेखपाल टारगेट बैच 2020 का पहला क्लास आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला क्लास है हमारा, ज्योग्राफी का क्लास है और ऐसे ही क्लास आपको आगे मिलते रहेंगे। मेरे पास जो भी क्लास लगेंगी वो हैंड रिटन नोट्स से जो है आपको क्लास जो है मिलेंगे। और ये जो पीडीएफ जो है, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जो कि है भारत का भूगोल। उसमें से मैंने टॉपिक लिया है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। जियोग्राफी, देखिए हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके लेखपाल 2020 बैच के लिए आवश्यक होंगे। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये नोट्स जो है मैंने टू दी पॉइंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं जो आपको क्वेश्चंस में पुटअप होते हैं या कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ हमको जानना है कि ज्योग्राफी है क्या। तो जियो माने होता है पृथ्वी और ग्राफी माने होता है अध्ययन, सिंपली। ठीक है, तो जियोग्राफी का पूरा आशय हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी। इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। दो चीज़ें पढ़ेंगे इस जियोग्राफी में, पहली चीज़ है विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल। ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग सबसे पहले हम लेंगे क्या, भारत का भूगोल। कहाँ रहते हैं हम लोग, भारत में रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, भारत का। चलिए, अब टर्म ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, भारत के बारे में पढ़ रहे तो भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, हम भारत क्यों बोलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। यानी कि हम बात करेंगे सबसे पहले भारत का नामांकन, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले चीज, जो पहली लाइन है आपको मैंने लिखी है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। देखिए, भारत में जो संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, ये कहाँ से लाई गई है। तो याद रखिए, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, पढ़ा होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं से हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, इन सभी चीज को जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ली गई है, इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां पर जो अच्छी तरीके से फिर से कोशिश करूंगा मैं आपको समझा दूं या उसके बारे में आपको फिर से मैं बता दूं नेक्स्ट क्लास में। अब याद रखिए कि आपको जो है कुछ चीजें जाननी है, जैसे कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्य, जो आर्य आर्य लोग थे, ठीक है, वो कहाँ निवास करते थे, सिंधु घाटी में निवास करते थे। ठीक है, इसलिए इस देश का नाम जो है, याद आपको पता होगा कि आर्य जो है सिंधु घाटी में निवास करते थे, इस वजह से यानी हमारे देश भारत का नाम आर्यवत भी कहा जाने लगा उस समय। ठीक है, तो भारत देश का नाम एक और नाम है, वो क्या नाम है, आर्यव्रत भी है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया आर्यवर्त, यानी कि उत्तर भारत में जो लोग निवास करते थे वो थे आर्य, उनके नाम पर आर्यव्रत किया गया। ठीक है, ये पहली चीज आपने जान ली है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि आर्य जो है भारत आकर वेद लिखे। क्या लिखे उन्होंने, वेद लिखा। कई 4 वेद की रचना की, जिसमें से ऋग्वेद में जन कबीले के जो है भरत नाम पर, कबीले का नाम क्या था, भरत नाम था। ठीक है, भरत नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष भी किया गया। ठीक है, पहला नाम क्या पड़ा, आर्यव्रत। आर्यों के नाम पर, आर्यव्रत कहाँ रहते थे, उत्तर भारत में निवास करते थे, इसलिए उसका नाम आर्यव्रत पड़ा। उसके बाद फिर आर्य भारत जब आए तो उन्होंने क्या, किस चीज़ की रचना की, उन्होंने रचना की वेदों की, जिसमें से 4 वेद थे, जिसमें से हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में क्या हुआ कि उसमें एक कबीले का जिक्र था, जिसका कबीले का नाम था भरत, यानी कि कबीले के नाम पे हमारे देश का नाम भी पड़ा, उसका नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो ऋग्वेद काल टॉपिक जान लीजिए। ऋग्वेद काल कब से कब था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर ईसा पूर्व मैंने लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ईसा पूर्व ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि वायु पुराण में, देखिए, और नेक्स्ट 2 नाम तो पता चल गया, पहला आपको जो पड़ गया भारतवर्ष पड़ा, दूसरा आपका आर्यवर्त हुआ, तीसरा भी और भी नाम थे। जैसे वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम का उल्लेख है। ठीक है, जिसके कारण इस देश को भरत के नाम पर भारत कहा गया। ठीक है,
तो याद रखिए ये चीज़ आपको जो है याद रखना है कि भरत जो है नाम किस वजह से पड़ा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप संज्ञा से जाना गया, ठीक है। यानी कि अब आगे भी जाना गया, क्या जाना गया, बौद्ध काल में, यानी कि बौद्ध जो पीरियड थे उस पीरियड में जो है इसका नाम जम्बूद्वीप भी कहा जाने लगा। तो आपको सिर्फ टॉपिक टॉपिक जाननी है कि बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा गया, ठीक है। तीन नाम पता चल गए, आर्यव्रत हो गए, आपको भारतवर्ष पड़ा, उसके बाद भरत के नाम पर भारत पड़ा, उसके बाद फिर बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा जाने लगा। अब याद रखिए कि इंडिया शब्द यूनानी व रोमवासी के द्वारा सिंधु को इंडस कहने की वजह से पड़ा। देखिए यूनानी जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है सिंधु जो सभ्यता थी उस सिंधु को उन्होंने क्या कहा, इंडस जो है कहने लगे। तो इस वजह से जो है जो हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल जो नामकरण है वो आपको जो है सीरियल वाइज चलता जा रहा है। उसके बाद एक नाम और था, ईरानियों और फारसियों ने सिंधु नदी को, ठीक है, सिंधु नदी जो था उसको क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे, और इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम से संबोधित करने लगे। अब ऐसा क्यों, उन्होंने सिंधु को हिंदू क्यों कह दिया, तो मैं बता दूं कि सिंधु जो है सिंधु था वहाँ पर ईरानियों और फारसियों की भाषा यानी कि वर्णमाला में सा वर्ण की जगह पर हा वर्ण का प्रयोग करते हैं। इस वजह से सिंधु को हम लोगों ने उन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला, ठीक है। सा वर्ण नहीं है उनके जो वर्णों में, इसी वजह से सा वर्ण की जगह पर हा वर्ण का प्रयोग करते हैं, इसलिए सिंधु को उन्होंने क्या कह दिया, हिंदू कह दिया। तो इस तरीके से जो है नामकरण पड़ा। अब बात करते हैं कि भारत का हिंदुस्तान नाम किस देशवासियों के कहने पर पड़ा था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ले लिया, तो आपको सीधे कहना ईरानियों या फारसियों, यहाँ सा वर्ण की जगह पर हा वर्ण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, और वहाँ पे जो है वहाँ के लोग जो निवास करते थे उनको क्या कहा, हिंदुस्तानी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बना, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से जाना जाता है, तो कौन सी संज्ञा से जाना जाता है, जम्बू द्वीप से, ठीक है, ये आपने आगे पढ़ लिया था, ठीक है। ये टॉपिक वाइज आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार मार के लिखते चलना है, ठीक है। भारत की अवस्थिति तथा विस्तार, अब जो है बात करते हैं अवस्थिति तथा विस्तार की, ठीक है। तो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर भाग में जो है हमारा भारत जो है वो है, ठीक है। उसकी स्थिति क्या है, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, ठीक है। ये पहली टॉपिक हो गई। नेक्स्ट, भारत का रूप प्रायद्वीप है, ठीक है, वह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि प्रायद्वीपीय, हमारा देश कैसा है, प्रायद्वीपीय है, यानी कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट, भारत हिंद महासागर को दो जलीय भागों में विभाजित करता है। देखिए हिंद महासागर है, उसको क्या करता है, दो जल भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि किसी चीज को बांटने के लिए क्या करिए, किसी बीच में रेखा खींच दीजिए। तो भारत देश को आप मान लीजिए हिंद महासागर में एक रेखा के समान कार्य कर रहा है, तो उसने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। वो दो भाग कौन कौन हो गए, एक हो गया अरब सागर, ठीक है, अरेबियन ओशन हो गया, और इधर आपका कौन सा हो गया, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स मिस्टेक भी होंगे, अगर ऐसा होगा तो फ्रेंड्स आप जो है कमेंट में डायरेक्टली बता दीजिएगा, और सिंपली और उसको कोशिश करिएगा कि अपने खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब नेक्स्ट क्या था, एक टॉपिक और है, उसमें क्या था, भारत की आकृति। अब आकृति की बात की जाए, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, इस तरह रेक्टेंगल हो गया, तो हमारी भारत की जो मतलब मेन आकृति है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय है। अब भारत से दक्षिण, अब देखो कितनी दूरी है, लंबाई, ठीक है, भारत की लंबाई, सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, कितनी है, तो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण जाते वक्त वह है कितना, 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, ये आपका जो है उसकी उत्तर से दक्षिण जाते वक्त किलोमीटर में लंबाई है। उसी तरीके से पश्चिम से पूर्व जाते वक्त 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से ईस्ट जाते वक्त, ठीक है। तो ये रही आपकी जो है लंबाई, ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि अकेले इंडिया की अगर बात करें तो जितनी ज़मीन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री है उनका सरफेस है, तो उन पूरे वर्ल्ड में जो ज़मीनी सरफेस है, ठीक है, उसका कितना है पूरे विश्व का,
2.4% है, ठीक है। कितना है? 2.4% अकेले भारत है। अब बात करेंगे जमीनी सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर, यानी कि पूरे भारत की जमीनी सीमा अगर बात की जाए, बॉर्डरेबल अगर देखा जाए तो कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब देखिए, जो भारत है, ठीक है, उसका जो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, अकेले क्षेत्रफल से, एरिया की दृष्टि से बात करते हैं अगर हमें, तो 7वां स्थान है, पूरे विश्व में 7वां स्थान है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश हमारा है, ठीक है, 7वें नंबर पे, ये याद रखना है। फिर अब बात आती है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल जानना है। देखिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता चलता हूँ और जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ खत्म, सिर्फ पॉइंट वाइज इतना जानना है जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको लेखपाल बैच में पूछे जाएंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है दोस्तों? यहाँ पर आपको सीधे सीधे जो दे रखा है, यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर दे रखा हुआ, इतने किलोमीटर आपके जो है क्षेत्रफल है पूरे भारत का। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसके बारे में आपको जानना है। तो इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके जो है, पाक ओरिएंटेड कश्मीर जो है, कितना है इसमें? यहाँ पर 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। और गैर कानूनी ढंग से चीन की एक्साइज जो चीन है कि कब्जे वाला 37,555 किलोमीटर स्क्वायर भी शामिल है। किसमें? 32 यहाँ पर 1,87,263 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, ये चीज़ शामिल है। क्यों शामिल है? कब्जे में तो दोनों, पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, उधर चीन कब्जा। तो आप अपने सामान को भूल नहीं जाइएगा ना। अभी कोर्ट में मान लीजिए केस डाल दीजिए तो अपनी ज़मीन को तो भूल नहीं जाइएगा ना, जब तक फैसला ना आ जाए। इसीलिए हम अपने क्षेत्रफल को, अपनी जो है उसका अध्ययन करते हैं, उसको भूलते नहीं हैं कि ये चीज़ें हमारी हैं, हम अपना हक हमेशा बनाए रखते हैं। तो इतनी चीज़ें हमारी है, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, ठीक है। अब इसके बारे में डायरेक्टली पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हम इसका जो है यहाँ पर स्टडी क्या करेंगे, पढ़ेंगे अक्षांशीय और क्या यहाँ पर देशांतरीय विस्तार क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, यानी कि अगर हम देखिए, दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? पहली टर्म क्या है? अक्षांश। दूसरा क्या है? देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर ये दोनों क्या हैं? तो आपको बता दूं कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, सिर्फ इसको इमेजिन किया गया है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है कि पृथ्वी पे ये लाइन खींची हुई है और दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम किस पे इमेजिन करते हैं? ग्लोब पर। आपने ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब पे जो है ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। और ये रेखाओं की ज़रूरत क्या होती है? देखिए, इस रेखाओं की सीधी सीधी जो ज़रूरत होती है वो होती है हमें किसी वस्तु का या किसी देश की स्थिति का पता लगाना, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी जगह पर खड़े हैं तो हम बता देते हैं कि इस दुकान के पास खड़े हैं, या इस प्लेस पे खड़े हैं, वी-मार्ट के पास हैं, बिग बाज़ार के पास है, या फिर हम इस चौराहे पे खड़े हैं। लेकिन अगर आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं तो आप क्या बताइएगा कि मैं किस जगह खड़ा हूँ? तब आप अपनी स्थिति किस तरह बताइएगा कि इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड और इतने डिग्री क्या बताएंगे आप, जो है लैटिट्यूड, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपना स्थिति बता सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई जो मशहूर जगह ना हो या कोई प्लेस ना हो जिससे हमको पता चले, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर कोई फाइटर जेट प्लेन अगर हमारे इंडिया में आ जाता है, ठीक है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए वो प्लेन कहाँ इस समय उड़ रहा है, तो उस स्थिति को बताने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं की ज़रूरत होती है कि इतने डिग्री लैटिट्यूड, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, तो हम लोग डायरेक्टली इमेजिन कर लेते हैं कि इस स्थिति पे वो होगा। तो समझ गए आपने ये चीज़ें? अब ध्यान से ये चीज़ें आपको देखने वाली चीज़ है, ठीक है। पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि रेखाएं क्या हैं, ठीक है। अब आपको सबसे चीज़ें जानने वाली है कि आपको जानना क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, तो लेटी हुई लाइनें, ये लेटी हुई लाइनें, ठीक है, ये लेटी जितनी लाइनें हैं ये क्या हुआ? आपका लैटिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएंगे? लॉन्गिट्यूड ये सीधे सीधे लंबा लंबा जो खड़ा है लाइन, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आपने ये चीज़ें जान ली लाइन के बारे में, अगर आप जान गए तो लाइंस आपने समझ लिए कि लाइंस कौन कौन सी हैं, कैसी हैं लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन है। ये चीज़ें आपने समझ ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या चीज़ का, कि ये लाइन कैसे खींची होती हैं।
तो ये फिगर आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए, यानी कि अक्षांश, ये पहली चीज़ तो ये आपको ये लाइन जानना है कि ये लाइन है क्या। तो ये जो 0 डिग्री है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इन नामों से इसको जानते हैं, ये जो 0 डिग्री वाला है, ठीक है। अब आपको जानना क्या है दोस्तों कि आपको इसी जो लैटिट्यूड लाइन है यानी कि विषुवत रेखा है, इस रेखा से 1 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री जो है आपको प्रत्येक जो रेखा है वो 1-1 डिग्री के अंतर पर जो है लाइन खींची जाती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक डिग्री पर जो है लाइन खींची जाती हैं, जैसे कि यहाँ मेन लाइन है, ठीक है, ये सेंटर बिंदु है, यहाँ से आपने 1 डिग्री लिया, ठीक है, और यहीं से 1 डिग्री लिया, ठीक है, उसके बाद ये आपकी दूसरी अक्षांश रेखा खींची गई, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री के अंतर पर जो है रेखाएं खींची जाती हैं, आपकी जितनी भी रेखाएं हैं। अब इसी तरीके से इस सेंटर से, चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने ये फिगर बनाया, जैसे ये यहाँ से आपने 1 डिग्री नापा और यहाँ से भी 1 डिग्री नापा। अब इस बिंदी पर और इस बिंदी पर, ठीक है, इसकी लाइन सीधे जोड़ दीजिए आप, तो ये लाइन खींची जाती है कैसे? 1-1 डिग्री के अंतर पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खींचते जाते हैं तो कहाँ तक ले जाइएगा? इस 90 तक खींचिएगा, ठीक है। इस तरह करते 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 1-1 डिग्री का अंतर करते 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 और ये 90 डिग्री तक आप इसको ले जाइएगा। यानी कि टोटल लाइंस की अगर हम बात करेंगे तो 90 इधर हो जाएगा और 90 इधर हो जाएगा, ठीक है, 90 इधर 90 इधर, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या है, प्रत्येक अक्षांशीय रेखाओं का अंतर कितना होता है? 1 डिग्री होता है, और ठीक है, और कितनी होते हैं ये अक्षांश रेखाएं, कितनी होती हैं, अब इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग यानी कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। कैसे बांटती है? ध्यान दीजिए, आप देखिए, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आधा गोला और ये आधा गोला, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि 2 भाग में बांट देती है। भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, बांट देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पृथ्वी के केंद्र बिंदु से विषुवत रेखा के 1 डिग्री कोण पर एक रेखा सीधी खींची जाती है। जैसे कि मैंने ये सेंटर बिंदु लिया, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ ये हमारा जो है विषुवत रेखा मतलब जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से 1 डिग्री नापा हमने, ये 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री नापा 1 डिग्री, और ये लाइन हमने एक जो पॉइंट 1 डिग्री वाला पॉइंट इसको मिला दिया। तो यानी कि इस तरीके से 1-1 डिग्री के अंतराल पे ये लाइनें खींची जाती हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अंतर कितना होता है? 1 डिग्री का अंतर होता है प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के मध्य। ये चीज़ आपको जाननी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब रेखाएं कितनी हैं ये जान लीजिए। देखिए, 90 उधर हो गई, 90 उधर हो गई, और इस तरीके से कितनी रेखाएं हो गई? 180 जो है अक्षांश रेखाएं हो गई। देखिए, 90 डिग्री होता है ना, ऊपर हमने लिया 90 डिग्री। चलिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, आपने ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 30 60, फिर इस तरह मतलब ऐसे 70 80, फिर इस तरह 90। तो ये कितनी लाइनें हो गई? ये हो गई 90 लाइन। इसी तरीके से हम यहाँ से भी खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम जो है यहाँ भी खींचेंगे, 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ लाएंगे, 90 हो जाएगा। तो 90 इधर और 90 उधर, कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 180। कितना हो गया दोस्तों? 180। लेकिन आप याद रखिए कि आप जो है 0 डिग्री वाला जो इक्वेटर लाइन है उसको आप छोड़ रहे हैं। तो अगर आप उसको भी इंक्लूड करिएगा तो टोटल अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी 181, 181, ठीक है, साफ साफ 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 पोल भी है, ठीक है। अगर हम 2 पोल को छोड़ देते हैं, अगर पोलों को छोड़ दिया जाए, देखिए पोल जो है ना, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर पोलों को छोड़ दिया है तो कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो याद रखिए कि 179 181 में से आपको जो है क्या माइनस करना है? 2, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर आप घटा देते हैं तो 181 में से 2 गया तो कितना हुआ? 179 रेखाएं होती हैं। अगर आपको ऑप्शन में 181 ना मिले, अगर 179 मिले तो आप 179 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों सही हैं, ठीक है ना। देखिए, ये नॉर्थ पोल की लाइन है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये नॉर्थ पोल की लाइन है, ये साउथ पोल की लाइन है, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हमारा जो जितनी लाइनें खींची जाएंगी वो हो जाएंगी 179, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अब कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको, जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य 1 डिग्री कोण का अंतर होता है, याद हो गया। अक्षांश कितने डिग्री के कोण पे मतलब अंतर होता है? 1 डिग्री का कोण का अंतर होता है, ठीक है। अब
1 डिग्री कोण में जो है कितने मध्य में जो किलोमीटर में दूरी कितनी होती है, कितने किलोमीटर पे 1 डिग्री होता है। तो याद रखिए मतलब 111.7 किलोमीटर का अंतर होता है, याद रखिए। नॉर्मली क्वेश्चन 101 पूछता है, मतलब 111 पूछता, सॉरी 111 पूछता है, लेकिन कभी कभी दशमलव पूछ लेता, तो दशमलव में भी याद रखिए 111.7। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ फैक्ट आपको जाननी है, यानी कि आपको सिर्फ मतलब अक्षांश रेखाओं में 3-4 रेखाएं आपको याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 23.5, ठीक है, ये कर्क रेखा होती है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा, ये याद रखिए। दूसरी रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होती है। और तीसरी रेखा क्या होती है, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, विषुवत रेखा में पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री वाला। और तीसरी रेखा होती है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ये 3 रेखाओं के बारे में आपको जानना है मेनली। ठीक है, अब फैक्ट जानते हैं कुछ, क्या क्या है। 22 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधी लंबवत होता है, यानी कि सीधी लंबवत का मतलब 12 बजे सूर्य हमारे जब खोपड़े पे आ जाता है तो हमारी परछाई हमको दिखती नहीं है, ना अगल बगल, सीधी रहती है, तो इसी को बोलते हैं लंबवत, सूर्य का लंबवत आना। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत आता है, यानी कि 22 जून को जब ये आता है, सीधा आता है, तो क्या होता है दोस्तों, सीधा लंबवत होता है। किस पे, 22 जून को कर्क रेखा पर सीधे लंबवत आता है। और क्या होता है इसको हम आगे बताते हैं, आगे मैंने इसको लिख कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 22 दिसंबर को। अब देखिए कर्क रेखा पर तो सीधा आता है, फिर मकर रेखा पे भी सीधा आता है। वो डेट कौन सी होती है, वो होती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधी लंबवत होती है। तो याद रखिए कर्क रेखा पर जो है आपको लंबवत कब होता है, 22 दिसंबर को। और 22 जून को जो है, सॉरी, कर्क रेखा पर 22 जून को होता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी थी। ठीक है, अब जो है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी कि अब देखिए, यानी कि पूरी जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे लगाती है। अब इस 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं, हर साल छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि लिए अगर आपका बर्थडे मान लीजिए 12 बजे के बाद से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कुछ सेकंड और इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए समय का जो है तालमेल बैठाने के लिए उस 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं। उस 6 घंटे का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, 4 साल के बाद, यानी कि एक लीप ईयर जब आता है, यानी कि 4 साल के बाद, यानी कि 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे, ये जब 4 साल के बाद ये 6 घंटे जब जुड़ते हैं तो ये एक दिन बना लेता है। और यही दिन जो है फरवरी के मंथ में शामिल किया जाता है, यानी कि 29 फरवरी के नाम से जाना जाता है, और वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है कि यही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे होकर एक दिन, यानी कि फरवरी को 29वां दिन होकर लीप ईयर बनाती है। ये सिंपली आपको समझना था, ये नोट्स में मैंने लिख रखा है। अब बात करेंगे दोस्तों अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड लाइन के बारे में। अब क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में जानते हैं। ये रेखाएं 2 दिशा, यानी कि पश्चिम में पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गई कैसे कैसे। ये वाली लाइन, ठीक है, ये पृथ्वी की ये वाली लाइनें जितनी होती हैं, ये आपकी कौन सी है, अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करेंगे विषुवत रेखा सबसे लंबा अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, और पोल की तरफ बढ़ते हुए चौड़ाई घटती है। देखिए अगर ये पृथ्वी है और ये आपकी विषुवत रेखा, तो यही तो सबसे लंबी लाइन होगी आपकी। उसके बाद 1 डिग्री पे अगर बढ़िएगा तो छोटी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है दोस्तों, घटती चली जाती है। चौड़ाई क्या हो जाती है दोस्तों, घटती चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो विषुवत रेखा होता है दोस्तों, वो सबसे जो है लंबा अक्षांश रेखा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मैंने बता दिया था आपको कि कर्क रेखा जो है आपको 2 बराबर भागों में बांटती है। अब बता दूं दोस्तों कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो जो 8 जो हमारी 8 जो है राज्य हैं, ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। गुजरात, ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। तो पहला क्या है, गुजरात, ठीक है। दूसरा क्या है, राजस्थान, ठीक है। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश एमपी। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, आप लिख लीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों अगला, झारखंड। ठीक है, झारखंड हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया आपका, बंगाल हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया आपका त्रिपुरा। क्या हुआ, त्रिपुरा हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, ये आपका हो गया, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको जानना ये ज़रूरी था। अब बात करते हैं दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप में तीनों अक्षांशीय रेखाएं जाती हैं। अब देखिए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों अक्षांश रेखाएं जाती है, कि हमारे भारत से 2 जाती है, कौन कौन सी, मकर और कर्क। लेकिन ये 3 रेखाएं जो हैं, तीनों रेखाएं सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी रेखाएं हैं, उसमें आपका जो आएगा कर्क रेखा आएगा, मकर रेखा आएगा, विषुवत रेखा आएगा। ये तीनों रेखाएं जो हैं आपको जो है गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी। अब बात करते हैं दोस्तों, तीनों अक्षांश रेखाएं जो है गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और 21 जून यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोलेटिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस दिन जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। ठीक है, 21 जून की जो डेट है वो याद रखिएगा आप। अब कुछ पॉइंट्स और जानने वाले हैं आपको, कौन कौन से पॉइंट्स आपको जानने वाले हैं याद रखिएगा। देखिए, विषुवत वृत्त। ठीक है, याद रखिए, 0 डिग्री रेखा विषुवत वृत्त हो गया। कर्क वृत्त। ठीक है, कर्क वृत्त क्या हुआ, 23.5 उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त हो गया। मकर वृत्त आपका कौन हो गया, दक्षिणी वृत्त हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आर्कटिक वृत्त हो गया जो है आपका यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में होगा। और अंटार्कटिक वृत्त क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। 0 डिग्री विषुवत, 23.5 उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में मकर जो है वृत्त होगा। और आर्कटिक वृत्त होगा 66.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में। और आर्कटिक वृत्त होगा 66.5 रेखा किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसको आपको फिगर की तरह समझ लीजिए, ये आपका पृथ्वी, ये आपकी 0 डिग्री, ये आपका 23.5, यहाँ पर 23.5, इसी तरीके से 66.5 और इसी तरीके से ऊपर 66.5। तो ये कुल रेखाएं आपके होंगी विषुवत, कर्क, मकर, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, आपको ये जाननी ज़रूरी थी। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों कि 21 जून को एक चीज़ और फैक्ट है, 21 जून को नॉर्वे जो उत्तरी अक्षांश पर है उस दिन अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। यानी कि ठीक 21 जून को रात में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इस तिथि को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है। यानी कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर 24 घंटे दिन होते हैं, कब, 21 जून को होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। आज मैंने ये क्लास में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताएं। कुछ गलतियां भी हुई होंगी मुझसे, तो उस गलती को आप क्या करिएगा, सुधारिएगा, करेक्ट करिएगा। आप ही की तरह से मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी किसी से पढ़ रखा है। तो जो भी मैंने आपको समझाया है, सिंपली आप क्या करिएगा, कुछ जो मुझसे गलतियाँ हुई होंगी बोलते समय, ठीक है, फ्लो में गलती हो जाती है, उसको आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट में बता देना कि भाई आपसे ये गलती हो गई है, इसको आप करेक्ट करिए। अगर वो गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज फिलहाल इतना ही इस टॉपिक में। होप जो है आपको ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और जो है लगातार क्लास कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।